हम बात करेंगे भारत के उद्योग टॉपिक की, तो ध्यान से सुनोगे इसके बारे में। जो भारत का उद्योग, इसमें आप पढ़ेंगे लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, कागज उद्योग, जैसे चमड़ा उद्योग, ऐसे ही जूट उद्योग है, जैसे रेशम उद्योग है, इन सब की बात हम करेंगे। लेकिन भारत के उद्योग में सबसे पहला जो बिंदु आपका रहेगा, सबसे पहला बिंदु जो रहेगा वो आपका रहेगा लोहा इस्पात उद्योग। कौन सा रहेगा? लोहा इस्पात उद्योग। ध्यान देंगे भाई, लोहा एवं इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, थोड़ा ध्यान रखना। इसमें हम जो बात करेंगे आज, ध्यान से सुन लेना भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। एक चीज मैं आपको बता दूं, भारत का जितना भी मैं उद्योग का टॉपिक करवा रहा हूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी रहेगी, एक तो आपको पढ़ना है अपना लोहा इस्पात उद्योग। क्या पढ़ना आपको? लोहा इस्पात उद्योग। देखो, सबसे पहले एक तो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा लोहा इस्पात उद्योग, और एक जो रहेगा आपका एल्यूमिनियम उद्योग। बस, जो प्रश्न आता है वो इन दो उद्योगों के अंदर से ही देखने को मिलता है आपको। तो ध्यान रखना, सारे याद रहे ना रहे, इन दो उद्योगों को आप अच्छे से याद कर लेंगे भाई। सबसे पहले आपका लोहा इस्पात उद्योग, और इसमें भारत में सर्वप्रथम 1830 ईस्वी में लोहा इस्पात उद्योग का असफल प्रयास किया था पोर्टो नोवा नामक जगह है तमिलनाडु के अंदर। सबसे पहले इस उद्योग की शुरुआत की गई थी पोर्टो नोवा तमिलनाडु में। लेकिन वही बात कि यहाँ ये उद्योग लंबे समय तक नहीं चल पाया। लंबे समय तक नहीं चल पाया तो ये उद्योग क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और बंद कर दिया गया, ऐसे उद्योगों को हम क्या बोलेंगे? असफल उद्योग। लेकिन इसके बाद फिर एक बार शुरुआत की गई भारत में 1874 ईस्वी में लोहा इस्पात उद्योग का सफल प्रयास, मतलब इसके बाद में दोबारा फिर शुरुआत की गई कि अब तो कामयाब होगा उद्योग। और कुल्टी नामक स्थान है पश्चिम बंगाल में। कुल्टी नामक स्थान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो बंगाल आयरन वर्क्स या बराकर आयरन वर्क्स के नाम से एक कारखाना स्थापित किया गया था। ध्यान रखना, बंगाल आयरन वर्क्स या बराकर आयरन वर्क्स, इस नाम से एक उद्योग शुरू किया। जो उद्योग क्या था? एक सफल उद्योग था। ध्यान रखना, असफल तो कुल्टी वाला, और सफल जो है वो बंगाल वाला। ध्यान रखना, बराकर आयरन वर्क्स। अब सुनो, इसके बाद 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने एक साक्षी स्थान पर, जमशेदपुर जिले में या झारखंड राज्य के अंदर बात कर सकते हो आप, कि 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा एक साक्षी नामक स्थान पर इस उद्योग की स्थापना की गई, टाटा आयरन स्टील कंपनी के नाम से। टिस्को इसको बोल सकते हो, टिस्को मतलब टाटा आयरन स्टील कंपनी। शॉर्ट नेम टिस्को बोलो, पूरा नाम बोलो टाटा आयरन स्टील कंपनी। इस कंपनी के नाम से स्थापना की गई थी। फिर इसके थोड़ी देर बाद, थोड़े कुछ समय बाद में, अब कुछ समय बाद 1908 में फिर इसकी स्थापना की गई नए उद्योग की। कहां पे? हीरापुर लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। हीरापुर नाम की एक जगह है जो कहां है? पश्चिम बंगाल में। तो हीरापुर नाम के स्थान पर पश्चिम बंगाल में इस उद्योग की स्थापना की गई। ठीक है। इसके बाद फिर सन 1918 ईस्वी के अंदर इंडियन आयरन स्टील कंपनी या इसको इसको बर्नपुर नामक स्थान पर स्थापना की गई थी। और ये बर्नपुर स्थान है जो भी पश्चिम बंगाल का है, ये ध्यान रखना भाई। बर्नपुर कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। तो 1918 में इसको नाम की कंपनी की स्थापना बर्नपुर पश्चिम बंगाल में की गई। करवाई चल रहे हैं उद्योग। इसके बाद क्या हुआ देखो, सन 1923 ईस्वी में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना भद्रावती नामक स्थान कर्नाटक में की गई थी। भद्रावती नामक स्थान कौन से राज्य में है? कर्नाटक में, भद्रा नदी या भद्रावती नदी के किनारे। अब मेन बात क्या है वो सुनोगे,
विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी का प्राचीन नाम मैसूर आयरन स्टील कंपनी या मिस्को बोल दो। मैसूर आयरन स्टील कंपनी या मिस्को, इस कंपनी का पुराना नाम ये था। वर्तमान नाम विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी, तो इसका प्राचीन नाम था मैसूर आयरन स्टील कंपनी। आप ये कह सकते हो मिस्को का ही नाम क्या है, विसल है, ध्यान रखना ये, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में VISL का संचालन केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार भारत की सरकार, राज्य सरकार जहां ये उद्योग है वह राज्य मतलब कर्नाटक राज्य, तो केंद्र प्लस कर्नाटक दोनों मिलकर के इसका संचालन वर्तमान में इस उद्योग का कर रहे हैं। उद्योग कौन सा आएगा तो आप सब समझते हैं। उद्योग कौन सा है भाई आपका, लोहा इस्पात उद्योग, ध्यान रखना। अब इसके बाद सन 1936 ईस्वी में कुल्टी जो पश्चिम बंगाल में, एक हीरापुर जो पश्चिम बंगाल में, इन दोनों को मिलाकर एक नाम कर दिया इंडियन आयरन स्टील कंपनी। कुल्टी प्लस हीरापुर या हीरापुर प्लस कुल्टी, तो कुल्टी हीरापुर दोनों को मिलाकर एक उद्योग बना दिया गया। और वो उद्योग कौन सा बनाया तो इंडियन आयरन स्टील कंपनी बना दिया गया। या आप ये कह दो कि कुल्टी नामक स्थान जो है और हीरापुर नामक स्थान है, इन दोनों को इसको कंपनी में मिला लिया गया, आप ये भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन 1937 ईस्वी में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना बर्नपुर नामक स्थान पश्चिम बंगाल में की गई थी। मतलब इसके बाद एक नए कारखाने की स्थापना की, और नए कारखाना की स्थापना की वो बर्नपुर नामक स्थान पर की थी पश्चिम बंगाल में। लेकिन 1937 में इसकी स्थापना की गई थी, ये बात आप ध्यान रखना भाई, ठीक है। इसके बाद फिर एक विशेष चीज है, देखो कि 1953 ईस्वी में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल है कहां पे, पश्चिम बंगाल में। इस कारखाने को किस में मिला लिया गया, इसको में मिला लिया गया। मतलब वहां तो दो कारखानों को मिलाया और इसके अलावा एक तीसरा कारखाना और मिला दिया गया। इसके अलावा तीसरा कारखाना और मिला दिया गया। तीसरा कारखाना कौन सा मिलाया तो तीसरा, ध्यान रखना, स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल को इसको कंपनी में मिला लिया गया। धीरे धीरे करते करते कभी एक कारखाना मिलाया, कभी दो कारखाने मिलाए, ऐसे करते करते सारे के सारे जो उद्योग है वो अपने क्या हो जाएंगे, एक मर्ज हो जाएंगे, ध्यान रखना। लेकिन सन 1953 में बरनपुर, हीरापुर और एक कुल्टी के कारखाने को मिलाकर एक ही बना दी गई कंपनी, जिसका नाम क्या है, इसको। तो ये चीज आप थोड़ी ध्यान रखना कि यहाँ बर्नपुर को भी मिला लिया, हीरापुर को मिला लिया और कुल्टी को भी मिला लिया, इन तीनों को मिलाकर इसको नाम दे दिया गया। हेलमेट में है। फिर देखो भी, अब एक एक कारखाने की स्थापना कैसे की गई, हम सारणी की बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले मैं एक दो कारखाने आपको और बता दूं। जैसे देखो, एक आता है विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र। तो विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई, तो विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ इसकी स्थापना की गई थी। विशाखापट्टनम नाम का कारखाना है और विशाखापट्टनम नाम की जगह है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई, जो भारत का प्रथम समुद्र तटीय इस्पात कारखाना है। जैसे बात करो, मान लो ये भारत का मैप है, तो बाकी जो कारखाने लगभग बीच में है, ऐसे इस तरीके से एकमात्र कारखाना इस समुद्र तट पर है, सीमा रेखा पर है, तटीय सीमा रेखा पे, ध्यान रखना। इसलिए अपने लिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, याद रखना। उसके बाद एक आता है सलेम इस्पात संयंत्र, और सलेम इस्पात संयंत्र कहां पे है तो ध्यान रखना, सेवराई की पहाड़ी है तमिलनाडु में, यहां पर है, ध्यान रखना भाई। सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु। एक मिनट के लिए आप इतना पढ़ेंगे,
इसके बाद एक है जी विजयनगर इस्पात संयंत्र, और विजयनगर जो है वो कर्नाटक में है। होसपेट नाम की जगह है, बेल्लारी आपका जिला है, कर्नाटक आपका राज्य है। तो देखो एक तो आया है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, एक आया है सलेम इस्पात संयंत्र, और एक आया है विजयनगर इस्पात संयंत्र। ये कहाँ है? तो ये ध्यान रखना भाई, कर्नाटक में। इसके बाद सन 1974 में एक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लोहा व इस्पात उद्योग के विकास के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट कारखाना याद रखना भाई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब सेल के नाम से एक कंपनी की स्थापना की गई थी। इस कंपनी की स्थापना की गई, लेकिन 14 जुलाई 1976 को 14 जुलाई 1976 को इसको का स्वामित्व भी सरकार ने अपने हाथ में लेकर इस सेल में विलय कर दिया या मिला दिया। देखो, जो इसको कंपनी 3 कारखाने एक हुए, उसके बाद 4 कारखाने एक हुए, इसको एक कंपनी बन गई कई उद्योगों की। इसके बाद एक सेल नाम की कंपनी की स्थापना हुई। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से एक नई कंपनी आई, और इस कंपनी का गठन करके फिर क्या किया, इसको जो कारखाना था या कंपनी थी, इसको को पहले केंद्र सरकार ने या सरकार ने अपने अंडर में लिया, और सरकार ने अपने अंडर में लेके इस सेल नाम की कंपनी के साथ मिला दिया गया। ये ध्यान रखना, मिलाया कब? 14 जुलाई 1976 को मिला दिया। अब संदर्भित विलय वास्तव में विलय माना जाता है 1 अप्रैल 2005 को। ये वास्तविक विलय मतलब सेल के अंदर इसको को मिलाया कब था, लेकिन आज सेल के अधीन एकीकृत इस्पात संयंत्रों की संख्या कितनी हो गई है? 8 कारखाने हो गए, ध्यान रखना। वर्तमान में सेल नाम की कंपनी के अंडर में कारखाने कितने हो गए हैं? तो 8 कारखाने हो गए हैं, जिनमें से एक का नाम दुर्गापुरा है, एक का नाम राउरकेला है, एक का नाम बोकारो आ जाएगा, एक भिलाई आएगा, एक सलेम आ जाएगा, एक बर्नपुर है, और एक विश्वेश्वरैया है, तो एक आपका विशाखापत्तनम है। ये ध्यान रखना भाई। बात समझ में आ रही है ना ये? हाँ जी। अब इसके बाद देखो, एक बार इस सारणी पे आ जाओगे आप। देखो, एक मिनट, ये देखो, सबसे पहले एक कारखाना ध्यान रखना, भिलाई इस्पात संयंत्र। तो भिलाई कहाँ पे है? तो भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ में, और इस भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी सन 1955 में, और रूस देश के सहयोग से की गई थी। याद रखना, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में रूस देश के सहयोग से की गई। इसके बाद दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना पश्चिम बंगाल में 1959 में ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के। इसके बाद राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है उड़ीसा के अंदर 1959 में और जर्मनी के सहयोग से की गई। इसके बाद बोकारो इस्पात संयंत्र जो है झारखंड में 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से मतलब रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये 4 कारखाने कौन से देश के सहयोग से किए गए स्थापना, ये याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन बनेगा आपका यहां से भाई। राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर, इनका तो प्रश्न तुक्का आता है पेपर में, ध्यान रखना भाई। अब इसके बाद देखेंगे आप यहां, देखो, भारत के लोहा इस्पात संयंत्रों की स्थितियां, मतलब जैसे सबसे पहले दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है, तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में कच्चा लोहा कहां से आता है, कोयला कहां से आता है, चूना पत्थर कहां से आता है, जल कौन सी नदी का मिलता है, मार्केट बाजार जो लगता है वो कौन सा लगता है, ये सब बात करनी है। देखो, सबसे पहले कच्चा लोहा आता है गुआ खान से, ये खान पड़ती है झारखंड के अंदर।
ये खान तो लोहा ऐसा कच्चा लोहा यहाँ लेके आती है। और कोयला एक तो रानीगंज क्षेत्र से, एक जरिया क्षेत्र से यहाँ कच्चा लोहा बराकर क्षेत्र से भी जो कोयला इस दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में डाला जाता है। वीर मित्रपुर नामक स्थान से चूना पत्थर आता है और दामोदर नदी जल देती है और कोलकाता इसका बाजार लगता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कारखाना है तो बाजार तो पश्चिम बंगाल के अंदर होगा, कोलकाता होगा। याद रखना, मार्केट बाजार वस्तु तैयार होने के बाद यहाँ से वस्तु को आगे सप्लाई कर दिया जाता है। फिर देखो दूसरा राउरकेला। राउरकेला को कच्चा लोहा कहाँ से मिलेगा? क्योंझर और बोनाई दो स्थान है, इन दोनों स्थानों से कच्चा लोहा मिलेगा। कोयला कहाँ से? एक तो जरिया, एक कोरबा, एक तलचर, ये तीनों स्थानों से इसको क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। इसके बाद चूना पत्थर जैसे वीर मित्रपुर है और हाथीवाड़ा है, हाथीवाड़ा ये क्षेत्र इसको चूने पत्थर की आपूर्ति करवाएंगे। शंख और कोयल नदी जलापूर्ति करेंगे। और जो बाजार है मुंबई है, मद्रास, विशाखापत्तनम, मतलब वस्तु तैयार होने के बाद इन तीन स्थानों पे वस्तु भेजी जाती है और वहां से फिर आगे सप्लाई कर दी जाती है। ये ध्यान रखना भाई। इसके बाद तीसरा जो बिंदु आएगा अपना, देखो भिलाई। भिलाई आपको पता है यहाँ कच्चा लोहा तो उपलब्ध होता है कहाँ से? दल्ली राजरा की पहाड़ियों से। और कोयला कहाँ से मिलता है? झरिया, बोकारो, झारखंड से। ठीक है। चूना पत्थर जो आता है रायपुर, बिलासपुर से आता है। जलापूर्ति तंदुला नहरें, गोंदली जलाशय, इनसे जलापूर्ति होती है इसको। उसके अलावा बाजार दक्षिण भारत या विशाखापत्तनम नाम का जो जगह है वो बाजार है, वस्तु तैयार होने के बाद इस स्थान पे भेज देते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद आएगा अपना चौथा कारखाना बोकारो। तो बोकारो में जो अपने कच्चा लोहा आएगा तो किरीबुरू खान से आएगा, कोयला आएगा बोकारो और जरिया से आएगा, चूना पत्थर पलामू से आएगा, जलापूर्ति दामोदर नदी करेगी, बाजार कौन सा लगेगा? कोलकाता लगेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर जमशेदपुर जो कारखाना है यहाँ पे कोयला सॉरी कच्चा लोहा गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, नोवा मंडी, तीन चार स्थानों से तो क्या मिलता है इसको? कच्चा लोहा मिलता है। इसके बाद कोयला है बोकारो, जरिया से कोयला मिलता है। बिहार और झारखंड इसको चूना पत्थर की आपूर्ति करवाते हैं। और स्वर्ण रेखा और खारकोई नदी, डिमनाला बांध, ये क्या करते हैं? इसको जलापूर्ति करते हैं। उसके अलावा बाजार कौन सा लगेगा? तो बिल्कुल कोलकाता बाजार लगता है, नजदीकी क्षेत्र है ये ध्यान रखना। इसके बाद फिर हमारा जो छठा कारखाना आता है वो आएगा बर्नपुर। कौन सा आएगा? बर्नपुर। और इसमें देखो जो कोयला है सॉरी कच्चा लोहा गोवा की खान और झारखंड, गोवा की खान मतलब झारखंड में पड़ती है, यहां से कच्चा लोहा के बाद कोयला जरिया और रानीगंज, ये दोनों स्थान क्या करेंगे? क्या करेंगे? इस लोहे के बाद में कोयले की आपूर्ति करवाएंगे और कोयले के बाद क्या करेंगे? इन चूने पत्थर की आपूर्ति वीरमित्रपुर और बालाघाट स्थान ये करेंगे। इस पर जलापूर्ति दामोदर नदी जैसे, बराकर नदी जैसे, ये झारखंड के अंदर ही पड़ती है और ये पश्चिम बंगाल है तो आसपास का क्षेत्र ही है, तो यहाँ से जलापूर्ति होती है। बाजार की बात करें तो बाजार कौन सा लगता है? कोलकाता लगता है, ये ध्यान रखना। फिर देखो इसके बाद अगला जो कारखाना आएगा भद्रावती, आपने सुना पड़ा होगा, भद्रावती कर्नाटक में है। और वही बात कि जो लोहा ऐसा मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? बाबा बुदन की पहाड़ियों से और केमानगुडी खान से। बाबा बुदन की पहाड़ियों के अंदर ही है केमानगुडी खान, ध्यान रखना। और बात रही क्या अपने कोयले की, तो कोयले की जगह यहाँ पे क्या मिल रहा है? वनों की लकड़ी मिल रही है। सोना पत्थर आता है गुंटूर आंध्र प्रदेश से, जलापूर्ति भद्रा नदी करेगी। और बाजार दक्षिण भारत में कोई भी बंदरगाह स्थान हो सकता है, शहर हो सकता है, वहां से इसकी क्या है? सप्लाई कर देंगे माल की। उसके बाद फिर आता है जी आठवां विशाखापत्तनम। अब यहाँ पे लोहा ऐसे तो बेलडीला खान से, कच्चा लोहा ऑस्ट्रेलिया से और चूना पत्थर छत्तीसगढ़ से। और बाजार लगता है वही बात आंतरिक अंतरराष्ट्रीय बाजार, मतलब वही समुद्र तटीय क्षेत्र जो है इसके आसपास के क्षेत्र वही। इसके बाद लास्ट जो है आपका पारादीप, जो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो क्योंझर से तो आएगा लोहा, एक बोनाई से, और कोयला आएगा जरिया से और तलचर से, शून्य पत्थर आएगा उड़ीसा से। और मार्केट बाजार वही बात कि आसपास के स्थानीय क्षेत्र हो जाएंगे। तो ऐसे के ऐसे आपको सारणी पढ़नी है। इस सारणी में से एक पर्सन जरूर आता है आपके पेपर में, ध्यान रखना। इस सारणी को अच्छे से याद करना है आपने। समझ में आ गई होगी बात आपको ये?
बिल्कुल भाई। तो ये था आपका छोटा सा एक लोहा इस्पात उद्योग। लेकिन छोटा सा कह सकते हो, पर इंपॉर्टेंट बिंदु ध्यान रखना भी है। कहीं आप इसको इग्नोर कर दें, काम चलेगा, काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। जब तक आप इसे याद ना करेंगे, पढ़ेंगे तब तक। अब देखो उसके बाद बड़ा एक शानदार बिंदु है एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम कि भारत में लोहा इस्पात उद्योग के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है एल्यूमिनियम। ये बात थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई। लेकिन भारत में सर्वप्रथम 1937 में इस एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना जेके नगर पश्चिम बंगाल में की गई थी। और जेके नगर पड़ता है पश्चिम बंगाल के आसनसोल नामक स्थान पर। ये ध्यान रखना भाई, जेके नगर में। उसके बाद भारत का दूसरा 1938 में एक इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी के नाम से स्थापना की गई, जिसके 4 केंद्र हैं या 4 कारखाने, ध्यान रखना। इंडाल्को के नाम से कंपनी की स्थापना की गई, इंडाल्को के नाम से। और इंडाल्को के नाम से जब कंपनी की स्थापना की, तो इसके केंद्र कितने हो गए? इसके 4 जगह कारखाने, मतलब 4 जगह कारखाने स्थापित किए गए, और चारों जगह नाम इनका यही है, ध्यान रखना। वो 4 जगह कौन सी है? नंबर 1 मुरी आता है झारखंड के अंदर। कहां आता है? झारखंड में। दूसरा स्थान आएगा आपका हीराकुंड उड़ीसा के अंदर। तीसरा स्थान आएगा अलूपुरम केरल के अंदर। चौथा स्थान आएगा बेलूर पश्चिम बंगाल के अंदर। पहला स्थान मुरी झारखंड, दूसरा स्थान हीराकुंड उड़ीसा, तीसरा स्थान अलूपुरम केरल, और चौथा स्थान आपका बेलूर पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना भाई। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, मतलब जो इंडाल्को है। पूर्ण रूप से इसकी स्थापना कहाँ की गई? रेणुकूट यूपी में की गई। रेणुकूट जगह है यूपी की, ध्यान रखना। यहां स्थापना की। और 1958 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सहयोग से, सॉरी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए बोल सकते हो आप, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद एक कारखाना आता है भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी। देखो यहाँ पे कई नाम आएंगे। जैसे एक नाम तो आ गया आपका इंडाल्को। क्या नाम आ गया? इंडाल्को। एक नाम आएगा आपका हिंडाल्को। हिंडाल्को। एक नाम जैसे आ गया बाल्को। एक नाम आएगा नालको। एक नाम आएगा मालको। ये देखो, ऐसे ये 5 कारखाने हैं। इंडाल्को, हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को, माल्को। इनमें से इन प्रत्येक बिंदु को ध्यान रखना। इसमें से भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है अपना। तो भाई बाल्को की स्थापना कोरबा छत्तीसगढ़ में की गई थी। और इसी का एक केंद्र संचालित है, जो कोयना नाम की जगह महाराष्ट्र के अंदर। कोयना नाम की जगह है महाराष्ट्र में, यहां संचालित है। एक तो कोरबा छत्तीसगढ़ में, और एक कोयना महाराष्ट्र में। कौन सा? बाल्को, भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में सोवियत संघ के सहयोग से, मतलब रूस के सहयोग से। इसके फिर बाद एक कारखाना आएगा मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। जो आप माल को पढ़ रहे थे अभी, वो यही है, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। तो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी एक तो चेन्नई स्थान है, एक मेटूर है, एक सलेम है। ये तीनों ही तमिलनाडु के हैं, लेकिन तमिलनाडु के अंदर 3 जगह संचालित है, ध्यान रखना। मालको नाम की कंपनी या कारखाना। स्थापना इसके 1965 में और इटली के सहयोग से की गई थी। इसके सहयोग से, इटली के सहयोग से। इसके बाद आएगा वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी। झारसुगुड़ा उड़ीसा के अंदर कारखाना स्थापित किया गया वेदांता एल्यूमिनियम के नाम से। और स्थापना 1976 में जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर है एक नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नालको। ये कहाँ है? तो ये अभी दामनजोड़ी उड़ीसा के अंदर। कहाँ है? दामनजोड़ी उड़ीसा। दामनजोड़ी नाम की जगह है जहां पे नालको की स्थापना की गई। जो नालको कारखाना है, इसकी स्थापना 81 में फ्रांस के सहयोग से की गई थी। लेकिन काम की बात क्या है भाई? ये है भारत का सबसे बड़ा एकीकृत एल्यूमिनियम परियोजना कॉम्प्लेक्स है। मतलब एल्यूमिनियम के सभी कारखानों में से एकमात्र ऐसा कारखाना है जो बहुत बड़े लेवल पर है, बहुत बड़ा कारखाना है। बहुत ज्यादा इस कारखाने से उत्पादन एल्यूमिनियम का किया जा रहा है। 2008 में नालको को नवरत्न का दर्जा भी प्रदान किया। क्यों? क्योंकि एक सर्वोत्तम
उत्तम एल्यूमीनियम का उत्पादन और सर्वाधिक एल्यूमीनियम का उत्पादन करने वाला कारखाना नालको कारखाना है और अपने आप में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ध्यान रखना। लेकिन भारत व एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमीनियम कारखाना है। भारत व एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमीनियम जो कारखाना है वो कौन सा है? तो ध्यान रखना भाई, नालको। कौन सा है? नालको। तो ये था छोटा सा आपका एल्यूमीनियम कारखाना। अब बात करेंगे आज का एक सूती वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कौन सा? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो ध्यान से सुनोगे, भारत का सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा सुसंगठित एवं व्यापक उद्योग है। आपको ध्यान होगा, प्राचीन समय में सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने वाले उद्योग के रूप में भी जाना जाता है या था, दोनों ध्यान रखना। लेकिन भारत में कृषि के बाद, भारत में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा बड़ा उद्योग माना जाता है, क्योंकि कृषि में सबसे ज्यादा रोजगार दुनिया को मिलता है, लोगों को मिलता है। उसके बाद यही उद्योग लोगों को रोजगार देता है। और भारत में सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में आधुनिक असफल सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी, फोर्ट क्लास्ट नामक स्थान कोलकाता में। भारत में सर्वप्रथम 1818 में आधुनिक असफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई और कहाँ की गई? तो फोर्ट ग्लास्टर नाम की जगह है कोलकाता में, यहां पर इसकी स्थापना की गई। फिर देखो, भारत में प्रथम वो असफल और ये है सफल। पहले असफल कारखाना और अब क्या आ जाएगा आपका? सफल कारखाना। सफल कारखाने की स्थापना जो की गई थी, कहाँ की गई? कवास जी डाबर के द्वारा। कवास जी डाबर के द्वारा बंबई स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, बंबई स्पिनिंग एंड वीविंग मिल के नाम से मुंबई में इसकी स्थापना की गई। अब दो कारखाने हैं, एक तो असफल और एक सफल। जब असफल की बात आए तो वह कारखाना कोलकाता वाला, लेकिन जब सफल कारखाने की बात आए तो आपका मुंबई वाला कारखाना हो जाएगा। भारत का कोटनोपोलिस एवं मैनचेस्टर मुंबई को कहा जाता है नवीनतम मैनचेस्टर, क्योंकि देखो मुंबई आज भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन करता है, इसलिए इसे सूती वस्त्र की राजधानी या कोटनोपोलिस कह सकते हैं। भारत का बृहत्तम सूती वस्त्रों का केंद्र किसको कहोगे? मुंबई को। किसको कहोगे? मुंबई को। जब राजस्थान में कहे राजस्थान मिनी मुंबई किसको बोलते हैं? तो पाली को बोलते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि राजस्थान के अंदर पाली में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, सबसे बड़ी मिल है। सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन करने वाली मिल जो है महाराजा उमेश सिंह मिल, वो पाली के अंदर ही है। तो उसको मिनी मुंबई बोलते हैं, ध्यान रखना। और इसको मुंबई बोलते हैं। फिर है जी, पूर्व का बोस्टन या भारत का बोस्टन एक अहमदाबाद शहर को बोलते हैं। सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध जगह है ये, ध्यान रखना। सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध जगह या स्थान है ये। उसके बाद एक आता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। देखो ध्यान से, जैसे ये भारत है अपना, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर दक्षिण भारत में और ये जो उत्तर भारत में और ये पूरे भारत का है, तो बात याद रखना। उसके बाद भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों की संख्या कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर, ध्यान रखना। आज सूती कपड़े की सर्वाधिक मिलें कहाँ देखने को मिलेगी? तो तमिलनाडु राज्य के अंदर है जी। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना भैया आप। लेकिन भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन जो हो रहा है, पहला राज्य आएगा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक उत्पादन करने वाला गुजरात। पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा स्थान किसका आएगा? गुजरात का आएगा। लेकिन भारत का पहला वस्त्र पार्क बेंगलुरु में स्थापित किया गया और बेंगलुरु कहाँ है? तो कर्नाटक में, आप सब जानते हैं। इसके बाद फिर आएगा मुंबई के बाद दूसरा सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो अहमदाबाद को ही माना जाता है। मतलब वर्तमान की बात कर रहे हैं अपने, मुंबई के बाद सर्वाधिक सूती वस्त्र या सबसे बड़ा सूती वस्त्र का केंद्र अहमदाबाद गुजरात में है, इसलिए अहमदाबाद जो है इसको भी मैनचेस्टर की संज्ञा बोलो दी जाती है। बस उतना ही है सूती वस्त्र उद्योग। उसके बाद जो अगला बिंदु आएगा आपका वो आएगा ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊन। देखो ध्यान से,
वही बात भारत में सर्वप्रथम 1876 ईस्वी में आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना कानपुर यूपी में की गई थी भी। कौन से स्थान पर? कानपुरा यूपी के अंदर। लेकिन 1881 में दूसरी ऊनी मिल की स्थापना धारीवाल नाम की जगह है पंजाब के अंदर, यहाँ स्थापना की गई। तो आपको क्रम से दोनों याद रखनी है। ऊनी वस्त्र मिल पहली स्थापित की गई कानपुर यूपी में और दूसरी कहाँ की गई? तो धारीवाल पंजाब के अंदर, ध्यान रखना। लेकिन भारत में ऊनी वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो याद रख लेना भाई, राजस्थान से होता है। कहां से होता है? राजस्थान से। अब रही बात, एक तो आती है पश्मीना ऊन जो बकरी की होती है, अंगोरा ऊन होती है खरगोश की। बकरी के बालों से जो प्राप्त होती है ऊन, ये बनती है, वो होता है पश्मीना ऊन। खरगोश के बालों से तैयार होती है, वो कौन सी होती है? अंगोरा ऊन। आपको दोनों ही ध्यान रखनी है, पश्मीना ऊन भी और अंगोरा ऊन भी, ठीक है ना। इसके बाद आएगा आपका छोटा सा है जी एक रेशम उद्योग। देखो कि रेशम उद्योग की स्थापना जो की गई, विश्व में चीन के बाद भारत आज दूसरा सर्वाधिक रेशम का उत्पादक राष्ट्र है। इसके बाद चीन के बाद भारत, मतलब दूसरा स्थान है वर्ल्ड के अंदर। भारत में रेशम का आधुनिक कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1832 में हावड़ा पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। ध्यान रखना, भारत में रेशम का आधुनिक कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1832 में हावड़ा पश्चिम बंगाल में प्रारंभ किया गया। इसके बाद एक भारत में सर्वाधिक कच्चा रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? तो ध्यान रखना, कर्नाटक में होता है जी। भारत में कच्चे रेशम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो आप क्या बताएंगे? कर्नाटक। और लगभग देखो 31% उत्पादन होता है। समझ रही बात ये? फिर देखो, भारत में रेशम की 5 वाणिज्यिक किस्म पाई जाती है भाई। रेशम की 5 किस्में, जिनमें से एक तो आएगा सहतूत या मलबरी रेशम, सहतूत या मलबरी रेशम। एक आएगा मूंगा रेशम और एक आएगा इरी रेशम, तो एक आएगा ट्रॉपिकल रेशम, एक आएगा ओक्सर। अब रही बात, आप इन प्रत्येक को ना पढ़ें, आप जो मलबरी रेशम है इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रख लेना भाई। मलबरी रेशम, कि मलबरी क्या होता है? सहतूत के पेड़ों पर जो कीटों के द्वारा जो एक अपने धागे से तैयार किए जाते हैं, रेशम तैयार किया, वही होता है, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। इसके बाद रेशम कीट पालन के लिए आदर्श जलवायु भारत के कौन से राज्य क्षेत्र में है? तो आपके दो राज्य क्षेत्र है, एक तो मणिपुर और एक जम्मू कश्मीर। आप दोनों याद रख लेना भाई। रेशम कीट पालन के लिए मतलब वहां का क्लाइमेट, अच्छी जलवायु, वो है मणिपुर जम्मू कश्मीर में। लेकिन केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो आप बताओगे मैसूर, और मैसूर पड़ता है कर्नाटक में। इसके बाद आएगा केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान केंद्र जो मेहंदी पाथर नाम की जगह है मेघालय में, यहाँ स्थापित किया गया। इसके बाद एक आएगा केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ है? तो रांची के अंदर है जी। और रांची आपको पता है कहाँ पड़ता है? झारखंड राज्य के अंदर पड़ता है। बस रेशम उद्योग के अंदर आपको 3 या 2 ही लाइन याद रखनी है। अब जो बात आएगी आपके एक जूट उद्योग की आएगी। जूट उद्योग देखो ध्यान से, भारत का प्रथम 1855 ईस्वी में जूट का कारखाना जॉर्ज ओकलैंड के द्वारा रिसरा नाम की जगह है पश्चिम बंगाल की, इस स्थान पर स्थापना की गई। देखो, जूट उद्योग की स्थापना 1855 ईस्वी में जॉर्ज ओकलैंड के द्वारा रिसरा स्थान पर की गई, या आप बोल देंगे पश्चिम बंगाल में की गई, कोलकाता में की गई। पर काम की बात यह है, भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन जो होता है वो पश्चिम बंगाल से होता है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल से, और दूसरा सर्वाधिक वाला बोले तो बिहार आएगा, ध्यान रखना। मतलब जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत में राज्य कौन सा आएगा? तो पश्चिम बंगाल आएगा। और दूसरा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा आएगा? तो बिहार आएगा। कौन सा? बिहार। इसके बाद फिर है जी भारतीय जूट निगम, ये एक प्रकार का डिपार्टमेंट है, ध्यान रखना। और जो जूट निगम है वो कहाँ है? तो जूट निगम है, ध्यान रखना, कोलकाता के अंदर है भी। सोनू शर्मा, बिल्कुल भी सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, आपने पढ़ा है ये, क्योंकि छोटी क्लासों में अपने यही पढ़ते आ रहे थे। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी।
तो देखो, भारतीय जूट निगम की स्थापना जो की गई, वो कहाँ की गई? कोलकाता में की गई है जी। कहाँ पे की गई है? कोलकाता में। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो रिसरा नाम की जगह है और जॉर्ज ओकलेट द्वारा स्थापना की गई। कहाँ पे की गई? कोलकाता में की गई। सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य पूछे तो आपको पश्चिम बंगाल राज्य बताना है। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। इसके बाद फिर आता है आपका राष्ट्रीय जूट बोर्ड। तो राष्ट्रीय जूट बोर्ड कौन सा है, कहाँ पे है? तो सुन लो, इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 2010 को की गई। 1 अप्रैल सन 2010 को राष्ट्रीय जूट बोर्ड है। तो राष्ट्रीय जूट बोर्ड कहाँ है? देखो, वैसे भारत का जो पश्चिमी राज्य वही स्थापना की गई, पर भारत जूट के सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। आज जो अपना जूट से बनी चीजें सबसे ज्यादा बनाता कौन है? तो भारत बनाता है जी। कौन सा? भारत। इसके अलावा इसका निर्यात कौन करता है? तो निर्यात करने वाला देश बांग्लादेश है। क्यों करता है बांग्लादेश? क्योंकि बांग्लादेश अपने आप में एक क्या है? जूट का उत्पादन सर्वाधिक करता है। दूसरी बात, जूट का उत्पादन करने वाली जलवायु वहां पर सर्वाधिक पाई जाती है, इस कारण। और उसके बाद जूट के लिए प्रसिद्ध अपना भारत देश आएगा, ध्यान रखना। अब भारत जूट का सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता भी है। वर्तमान में भारत क्या है? जूट का सबसे बड़ा आयातक, मतलब वस्तु मंगवाना, और निर्यातक। आयातक प्लस निर्यातक। निर्यातक मतलब भेजना, लेकिन यहाँ है उपभोक्ता, मतलब उस चीजों को यूज करने वाला या खर्च करने वाला। तो ये ध्यान रखना भाई। अब जो हमारा एक जूट उद्योग था, वो आपका इस क्लास में पूरा हो गया है। इस क्लास में आपने एक तो आज पढ़ा जैसे लोहा इस्पात उद्योग, एक आपने पढ़ा है एल्यूमिनियम उद्योग, इसके बाद पढ़ा आपने सूती वस्त्र उद्योग, उसके बाद पढ़ा आपने रेशम उद्योग, और लास्ट आपने पढ़ा है कौन सा? जूट उद्योग। तो आज की क्लास में हम उद्योगों के बारे में इतनी ही बात करेंगे। बाकी आपकी जो बात होगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी भाई। छोटा सा बिंदु, ज्यादा लेंथी पॉइंट नहीं है, बस इतना ही, इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। 2-3 बार पढ़ोगे इतने में टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। बिल्कुल भाई। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद।